स्कूल में जीतने की खुशी अलग ही होती है। हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ टॉपिक्स तो पहले से किए हुए हैं, बस लिखना है। कुछ नए टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला तो है अपने पास एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक मतलब जिसमें रिंग ना हो, ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कोई भी रिंग ना हो, उसको हम क्या बोला करेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स माना यहां से समझना शुरू कर देना, समझ आ जाएगा। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कोई भी चेन हो एंड कोई रिंग ना हो, नो साइक्लिक रिंग, नो साइक्लिक रिंग। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं है, सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, उनको हम बोलते हैं एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक या एलिफेटिक। अब जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं दो तरह के होते हैं। अगर हम एसाइक्लिक की बात करें तो ये दो तरह के हैं। सबसे पहला है इसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, एंड दूसरा आएगा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। दो तरीके के कंपाउंड्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो वो ब्रांच चेन होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो वो क्या बनेगा? ब्रांच चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होगा तो वो बनेगा ओपन चेन। दोनों ही एसाइक्लिक हैं। एसाइक्लिक की भी हमने कैटेगरी बना दी कि ओपन चेन, ब्रांच चेन। जैसे अगर हम बात करते हैं एक ऐसे कंपाउंड की, इसके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये बनेगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ऐसे कंपाउंड की जिसके अंदर चाहे एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए लेकिन आ जाए, इसके अंदर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये रही, तो अपने पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। एंड मोर इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मोर इज ब्रांचिंग। मोर इज द नंबर ऑफ substituents, more is branching। जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते जाएंगे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब क्या है? मान लो इनिशियली अपने पास एक 5 कार्बन का कंपाउंड था, 1 2 3 4 5। फिर हमने क्या किया? उसको 4 कार्बन का कर दिया एंड एक कार्बन लगा दिया इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही ब्रांच है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एंड इसके अंदर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? कोई डाउट? यहां से एक लाइन हटा दे। सर जैसे आपने बताया कि इसमें कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं होती, तो जो हमने बेंजीन वाला कंपाउंड किया था जिसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन एक लीनियर चेन ली थी, तो वो तो बेंजीनोइड उसमें हम कंपाउंड है, वो अलग है, वो अलग है। अगर एक भी रिंग दिख जाती है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन में आए चाहे वो ना आए, तो वो एसाइक्लिक नहीं होगा।
मतलब रिंग फिर होने वो ही नहीं चाहिए, ना सब्स्टिट्यूएंट में ना पेरेंट कंपाउंड में, रिंग होने ही नहीं चाहिए पूरे स्ट्रक्चर। ओके सर। ठीक, नोट करें इसे। जब नोट हो जाएगा तो बताना, आगे कराता हूँ। अगला है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला है अलाई साइक्लिक कंपाउंड्स। अलाई साइक्लिक कंपाउंड्स। अलाई साइक्लिक में क्या है, ये दो वर्ड से बना है, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। मतलब ये एलिफेटिक भी है और साइक्लिक भी है। बेसिकली अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें ना, हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स हैं। एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं बेंजीन को छोड़ के, वो सब के सब एलिफेटिक हैं। एरोमेटिक अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक साइक्लिक। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा अभी के लिए यही याद रखो कि इसके अंदर रिंग देखने को मिलेगी। अगर रिंग है क्लोज रिंग तो वो एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलाइसाइक्लिक भी बोलते हैं इसको। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं याद कर पाओगे इसमें, कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक क्लोज्ड रिंग होगी, क्लोज रिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे अलाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एरोमेटिक क्या है, वो अलग क्यों है, वो अभी आज ही शुरू करेंगे टॉपिक, अभी देखते हैं। ठीक, तो अलाइसाइक्लिक कंपाउंड्स जो एलिफेटिक भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, मतलब एरोमेटिक नहीं है एंड साइक्लिक है, सिंपल। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हिट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, जिसके अंदर जो रिंग बनी है वो सेम टाइप के एटम से बने। इन सच कंपाउंड्स ring is formed by same type of atoms। जो रिंग है वो सेम टाइप के एटम से बनती है। एंड हिट्रोजीनियस के अंदर रिंग इज फॉर्म बाय, नाम से क्लियर हो रहा है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। रिंग इज फॉर्म बाय different type of atoms। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक हमने ऊपर जो दोनों एग्जाम्पल लिखे उसके अंदर क्या है कि जो रिंग बनी है अपनी वो कार्बन से ही बनी है, उसके अंदर कोई और एटम नहीं है। रिंग के बाहर जो मर्जी हो रहा हो हमें कोई लेना देना नहीं है, रिंग के बाहर तो हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन जो एटम्स रिंग बना रहे हैं, रिंग कौन बना रहा है, सिर्फ कार्बन कार्बन, तो ये होमोजीनियस है। बाहर कुछ भी होता रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो रिंग बना रहे हैं वो एटम सेम होने चाहिए। अगर हम हिट्रोजीनियस की बात करें तो हिट्रोजीनियस का एग्जांपल है अपने पास एक ऐसा कंपाउंड, ठीक, ये ले लो। अब इसके अंदर रिंग बनाते हुए कार्बन थे लेकिन बीच में नाइट्रोजन आ गए, तो ये हिट्रोजीनियस है। THF ले लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के रिंग बनी है, तो ये एक हिट्रोजीनियस अलाइसाइक्लिक कंपाउंड है। नोट करें इसे। कोई डाउट्स हैं तो बताओ, ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट्स होंगे। नोट करो, एरोमेटिक कंपाउंड्स।
सर साइक्लिक के अंदर सिर्फ एलाइल साइक्लिक है? नहीं, ये भी साइक्लिक के अंदर ही है, ये साइक्लिक के अंदर ही आएगा सेकंड पार्ट, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन साइक्लिक तो एलिफेटिक के अंदर आते हैं, कैसे? साइक्लिक एलिफेटिक के अंदर कहाँ आ रहे हैं? साइक्लिक मतलब ऐसे नहीं। साइक्लिक कंपाउंड की हेडिंग डली। साइक्लिक यस कंपाउंड सर। का पहला टाइप है अलाइसाइक्लिक। अलाइसाइक्लिक एलिफेटिक होते हैं और साइक्लिक होते हैं। अब अगला है ओके सर। एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है? ये भी साइक्लिक होते हैं लेकिन ये कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे अब। ओके सर। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक ब्रॉड कैटेगरी है अब एक तरह से। साइक्लिक में दो तरीके के हैं, एक एलिफेटिक साइक्लिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखो, पहले तो इसकी डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। दीज आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, these are the special category of compounds these are the special category of compounds which are extremely stable, ये बहुत स्टेबल होते हैं, which are extremely stable, and ये जो आगे की लाइन है तुम्हें थोड़ी सी अभी के लिए ध्यान में रखनी होगी, and do not undergo any addition reactions। ये कोई भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दे अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी के लिए ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, दे डू नॉट अंडरगो एनी एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन वाला पार्ट अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो अभी के लिए तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। दे डू नॉट अंडरगो एनी एडिशन रिएक्शन, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट? ठीक है, ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो एक्सट्रीमली स्टेबल होंगे and do not undergo any addition reaction, they undergo only substitution reactions. For any compound to be aromatic, for any compound to be aromatic, it must follow following conditions। अगर किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होना है तो उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होगी। वो कंडीशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। For any compound to be aromatic, it must follow certain conditions। कंडीशंस के अंदर जो सबसे पहली कंडीशन आती है, सबसे पहली कंडीशन अपने पास आती है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक रिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब एटम्स फॉर्मिंग द रिंग, एटम्स फॉर्मिंग द रिंग must be in same plane। जो एटम्स रिंग बना रहे हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। एटम्स फॉर्मिंग द रिंग मस्ट बी इन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या है
जैसे अगर अभी हम एक 6 कार्बन की रिंग बनाते हैं तो ये सब के सब सेम प्लेन में है, तो ये प्लेनर है। जो रिंग बनाने वाले एटम्स हैं वो सेम प्लेन में है, तो ये कंपाउंड कैसा है? प्लेनर। लेकिन अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड बनाते हैं 3D सा स्ट्रक्चर हो जिसमें रिंग ही 3D सी हो, देखो इस कंपाउंड में ध्यान से देखें तो ये नीचे की तरफ है, दोनों कार्बन, ये वाले दोनों कार्बन नीचे की तरफ है, ये दोनों कार्बन थोड़े ऊपर की तरफ है, और ये उससे भी ऊपर है। तो तुम कोई भी रिंग ले लो, चाहे ऊपर की तरफ वाली रिंग ले लो, ये भी एक प्लेन में नहीं है, ये काफी नीचे है और ये काफी ऊपर है। ये वाली रिंग की बात कर रहा हूं, ये एक प्लेन में नहीं है। अगर तुम ये जो नीचे वाली रिंग है इसको देखते हो तब भी ये एक प्लेन में नहीं है, कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं नॉन प्लेनर। स्ट्रक्चर को देख के इजीली आइडिया लग जाएगा। कोई डाउट? समझ आया यहाँ तक या नहीं? यस सर। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर थर्ड कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अलग से लिखवाता हूँ। नोट करो इससे यहाँ तक। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, एंड सिग्मा बॉन्डिंग में हम लोग ये कहते थे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो ओवरलैप होता है उससे हमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर हमने पाई बॉन्ड बनाया था। पाई बॉन्ड हमने कैसे बनाया था? साइड वाइज ओवरलैप से, याद है? ये भूल गए? याद है सर। याद है? हमने कहा था जो हमारा पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। एंड साइड वाइज ओवरलैप में क्या होता था? हमने ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए थे, एंड हमने इसको नाम भी दिया था पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमने इसको नाम दिया था पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद आया या नहीं? यस सर। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोला था क्लाउड भी कुछ। कह सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हो, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो। ठीक, अब थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड पॉइंट है, थर्ड कंडीशन कह लो, जो इसको फॉलो करनी होगी एरोमेटिक बनने के लिए। कंपाउंड मस्ट बी फुली कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी fully conjugated, that is it must have pi bonds at alternate positions, that is it must have pi bonds at alternate positions throughout the ring. थ्रूआउट द रिंग, जो हमारी रिंग बन रही होगी उसमें हमारे पास पाई बॉन्ड्स होने चाहिए ऑल्टरनेट पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना बेंजीन बनाते हैं, जब हम लोग बेंजीन बनाते हैं तो हमारे पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन भी तो होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही तो हम बनाते थे। ठीक, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो पूरी रिंग में कहीं पे भी देख लो तुम्हें पाई बॉन्ड्स मिलेंगे ऑल्टरनेट पोजीशन पे। अब हमें पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्यों चाहिए? सो दैट देयर मस्ट बी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
there must be pi electron density on the whole ring, पूरी रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये जो मैं तुम्हें वर्डिंग बता रहा हूँ ये किसी बुक में नहीं लिखी है, हर एक टीचर का अपना अपना एक तरीका है समझाने का इस चीज को, तो मैं इसी तरीके से समझाता हूँ। देखो पॉइंट क्या है, हमारे पास जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर होती है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इस पाई बॉन्ड में क्या थी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो हमारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक एटम तक आगे जा सकती है अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल है। तो हमारी जो इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो एक एटम तक आगे जा सकती है अपने आप, विदाउट एनी हेल्प। तुम या तो क्लॉकवाइज चेक कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन में। तो मैं क्लॉकवाइज चेक कर रहा हूँ, तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हो इसी तरीके से, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक डायरेक्शन पकड़नी है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं करना कि पहले क्लॉकवाइज आ गए फिर एंटी क्लॉकवाइज आ गए, वो गलत हो जाएगा। क्या कहा मैंने, दोबारा से सुनो। पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक एटम तक आगे ट्रांसफर कर सकती है अपने आप, उसके आगे ये अपने आप मूव नहीं कर सकती, उसको किसी का सहारा चाहिए। किसका सहारा चाहिए, दूसरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। अब यहाँ पे देखो दूसरा पाई बॉन्ड आ गया, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो एक एटम तक फिर आगे चला जा गया। दोबारा समझो, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो एक एटम तक आगे जा सकती है अपने आप, चली गई। फिर दूसरे पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, वो भी एक एटम तक अपने आप आगे जा सकती है। एंड उसके बाद तीसरा पाई बॉन्ड मिल गया है, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अपने पास, तीसरे पाई बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो भी एक एटम तक आगे जा सकती है अपने आप। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो पूरी रिंग पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिकली अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड क्यों चाहिए, ताकि पूरी रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो सके। पॉइंट समझ आया या नहीं, कोई भी डाउट? कंपाउंड मस्ट बी फुली कॉन्जुगेटेड, दैट इज इट मस्ट हैव पाई बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशन थ्रू आउट द रिंग। हमें पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे क्यों चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो एक एटम तक तो अपने आप आगे जा सकती है, उसके बाद वो अपने आप आगे नहीं जा सकती, उसको आगे भेजने के लिए दूसरे पाई बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, कोई डाउट? साक्षी, मान्या, आस्था, अन्य? सर एक तो वो वाला कंसेप्ट बताओ जो आपने बताया कि एक को आगे भेजने के लिए दूसरे पाई बॉन्ड की नीड पड़ती है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि एक को आगे भेजने के लिए दूसरे पाई बॉन्ड की जरूरत पड़ती कुछ है। आपने अभी भी कहा। मैंने ये कहा कि मान लो हमारे पास ये रिंग है, तुम किसी भी पाई बॉन्ड से शुरू कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो ये रिंग है, हम यहां से शुरू करते हैं इसको, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो एक एटम तक आगे जा सकती है। मान लो इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहा हूँ, तुम किसी एक डायरेक्शन में चेक कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एज्यूमिंग मैं इस बार एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लेता हूँ, ताकि ऐसा कुछ ना रहे कि वाई क्लॉकवाइज ओनली। तो वो एक एटम तक आगे अपने आप चली गई, उसके आगे वो खुद नहीं जा सकती। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा पाई बॉन्ड था यहाँ पे, उसकी भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, और वो भी एक एटम तक आगे जा सकती थी। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पूरी रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, मतलब ये फुली कॉन्जुगेटेड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता, कुछ इस तरीके का, एंड कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एज्यूमिंग कि मैं यहां से शुरू करता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम तक आगे जा सकती है, चली गई है, एंड फिर उसे दूसरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, वो भी एक एटम तक अपने आप आगे चली गई। लेकिन अब यहाँ पे आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ना ही कोई पाई बॉन्ड है, ना ही कुछ और है,
तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो है लेकिन पूरी रिंग पे नहीं है, तो ये फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉट फुली कॉन्जुगेटेड, क्योंकि पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, या ये कह लो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे पूरी रिंग पे पाई बॉन्ड थे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो ये फुली कॉन्जुगेटेड था। इवन ये भी क्या था, फुली कॉन्जुगेटेड। सबको समझ आया या नहीं? यस सर, यस सर, आ गया। साक्षी क्लियर या नहीं? यस सर, बट हमने एक क्वेश्चन करा है पीछे, उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है रिंग में। वो तो कभी भी नहीं हो सकता बच्चे, फिर कॉन्जुगेटेड। तो वो साइक्लिक नहीं होगा? नहीं, अगर रिंग है तो साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, प्लेनर भी है। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, कोई भी कंपाउंड बना लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दो, अब ये साइक्लिक है, ठीक, साइक्लिक है, प्लेनर है। अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो पहले मान लो मैं क्लॉकवाइज चेक करना चाहता हूँ, मैं क्लॉकवाइज चेक कर लेता हूँ, तुम किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लो, दोनों डायरेक्शन में चेक करो, किसी भी डायरेक्शन में अगर कॉन्जुगेशन पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड। इसमें तो देखो आगे नहीं है कुछ भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे नहीं जा सकती है, पाई बॉन्ड था, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम तक आगे जा सकती थी, लेकिन उसके आगे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है, तो आधी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन आधी पे नहीं है। इवन अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं कि भाई मैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता हूँ, तो इसमें भी आगे कहीं नहीं है, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ पाएगी, ठीक। तो ये फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, साइक्लिक है, प्लेनर है, फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है। क्लियर? सर ये एलिसाइक्लिक की कैटेगरी हुई ना? ये एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल। अभी हम एक और कैटेगरी बनाएंगे तो वो उसमें भी आएगा, टेंशन मत लो इस चीज़ों की, ठीक है। ये समझ आया कॉन्जुगेशन वाला पॉइंट या नहीं? यस सर। इसको लाइसाइक्लिक से उल्टा निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो नई कैटेगरी आएगी फिर वो कंफ्यूज करेगी चीज़ों में। तो यहाँ से हटाओ, पहले यहाँ तक नोट करो, थर्ड पॉइंट से शुरू हो जाओ। एंड ये वाली जो वर्डिंग मैं तुम्हें बताई कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम तक आगे जा सकती है, वो ज़रूर लिखना, अदरवाइज ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि कैसे हो रही है, क्योंकि किसी बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। नोट करें इसे। कंडीशन, अगर किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होना है, पहली तीन कंडीशन तो फॉलो करनी ही होंगी, साथ साथ एक लास्ट कंडीशन और है, इट मस्ट obey हक्कल रूल। हक्कल रूल, इट मस्ट obey हक्कल्स रूल। हक्कल रूल क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने में। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 4n+2। रूल क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 4n+2। ये रूल है, एंड इसको यूज कैसे करना है वो समझते हैं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमें स्ट्रक्चर से पता करने होंगे। जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कहां से पता करेंगे? फाइंड फ्रॉम स्ट्रक्चर,
फाइंड फ्रॉम गिवन कंपाउंड, जो तुम्हें कंपाउंड दिया होगा वहां से हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे, ठीक, और वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर से ढूंढ के हम पुट कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू अपनी आती है 0, 1, 2, 3 सो ऐसी कोई वैल्यू आती है, तब हम कहते हैं हक्कल रूल इज ऑबेड, तब हम कहा करेंगे हक्कल रूल ऑबेड। लेकिन इन केस n की वैल्यू आती है कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर, n की वैल्यू किसके अंदर आती है, फ्रैक्शंस के अंदर, या नेगेटिव में आती है, तब हम कहेंगे हक्कल रूल डिसऑबेड, हक्कल रूल डिसऑबेड। कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने बेंजीन लिया था, बेंजीन में हमने देखा था कि कॉन्जुगेशन पूरी है। अगेन ऑल दीज आर थ्री रूल्स, नहीं फोर रूल्स, ये सीक्वेंशियल है। अगर एक भी फेल हो गया तो तुम अगले रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी थी, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग के ऊपर थी, एंड इस पूरे रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फैलाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का योगदान है, कोई बताएगा? दो इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड से आए, पाई बॉन्ड ही तो हम यूज कर रहे हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हम यूज क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के अंदर। सिमिलरली दो इलेक्ट्रॉन यहां से आए, सिर्फ पाई बॉन्ड यूज कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड यूज नहीं हो रहा है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूज्ड। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in conjugation, ये कितने आ गए, 6। तो 6 is 4n plus 2, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हम कहेंगे हक्कल रूल ऑबेड, हक्कल रूल ऑबेड। क्लियर या नहीं, कोई डाउट? सर आपने इसके दो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, मतलब दो दो हम कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती कहां से है, पाई बॉन्ड से आती है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो। यस सर। भूल गए? ओके नहीं सर, नहीं। और किसी को कोई डाउट? साक्षी, मान्या, अन्य? नो सर। नोट करें। इट मस्ट ऑबे हक्कल्स रूल। कितने बढ़िया नाम आएंगे ना, अभी तो नाम आने हैं ऑर्गेनिक में, खैर। हक्कल्स रूल। अब एक टेबल बनाएं एंड मान लो अपने पास 4 रूल्स हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल नंबर 1 था, अगर कोई भी कंपाउंड चारों रूल्स फॉलो करता है तभी वो क्या बनेगा, एरोमेटिक। तभी वो क्या बनेगा, एरोमेटिक। इन केस
वो फर्स्ट 3 रूल्स तो फॉलो करता है लेकिन लास्ट वाला रूल फॉलो नहीं करता है, तो वो बनता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंड अगर वो सिर्फ रूल 1 फॉलो करता है, बाकी के रूल्स फॉलो नहीं करता है, तब वो बनेगा नॉन एरोमेटिक। अगर वो रूल नंबर 1 2 फॉलो करता है, 3 फॉलो नहीं करता है, तब भी सेम रहेगा, नॉन एरोमेटिक। अगर चारों के चारों रूल्स फॉलो होंगे देन इट विल बी एरोमेटिक। फर्स्ट 3 फॉलो होंगे, फोर्थ वाला फॉलो नहीं होगा, सिर्फ फोर्थ वाला फॉलो नहीं होगा, तो एंटी एरोमेटिक। इन ऑल अदर केसेस नॉन एरोमेटिक। हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, एंड एट लास्ट इट्स एंटी एरोमेटिक। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, एंड एट लास्ट इट्स एंटी एरोमेटिक। ठीक, एंटी एरोमेटिक को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट में, लेकिन ये एज सच कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, तो इसको तुम पेपर्स में यूज नहीं कर पाओगे। नोट करें इसे। पहले सारे केसेस कंप्लीट कर लें, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। केसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ conjugation। केसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ conjugation। कुछ केसेस हैं जिससे हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है बाय यूजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कहता है? वी कैन ट्रांसफर pi electron density to the next atom using lone pair of electrons। कहने का मतलब क्या है? मान लो अपने पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है एज्यूमिंग। ठीक, नाइट्रोजन के पास हमें पता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक लोन पेयर होता है। अब हो क्या रहा था, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हो क्या रहा था, अपने पास कहीं से भी शुरू कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं यहां से शुरू कर देता हूं। यहाँ पे पाई बॉन्ड था, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम तक आगे चली गई अपने आप। फिर इसको दूसरे पाई बॉन्ड का सपोर्ट मिला, एंड दूसरे पाई बॉन्ड के सपोर्ट से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम तक आगे चली गई। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अब यहाँ पे कोई भी आगे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी जिसको आगे ट्रांसफर कर दे। ठीक, लेकिन क्या है, यहाँ पे लोन पेयर पड़ा है। तो अगर तुम्हारे पास कहीं पे भी लोन पेयर पड़ा है, तुम उस लोन पेयर को यूज करके एक एटम तक आगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इस लोन पेयर को यूटिलाइज करके एक एटम तक आगे कर सकते हैं, तो वो कर दिया। एंड जैसे ही मैंने एक एटम तक आगे किया, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग पे फैल गई है। तो बाय यूजिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज फुली कॉन्जुगेटेड। अब ये जो पूरी रिंग है ये कैसी बन गई है? फुली कॉन्जुगेटेड। अगर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना होता या कोई और एटम होता जिसके पास लोन पेयर ना होता, तब ये कॉन्जुगेटेड ना बनता। ये तो सिर्फ लोन पेयर है जिसके कारण हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे भेज पाए और कॉन्जुगेशन पूरी हो पाई। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में स्प्रेड आउट करने में? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यूज किए।
2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में यूज किए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने भी तो हेल्प की है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए? 4 + 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए? 6। दिस इज 4n + 2। n की वैल्यू यहां से आती है 1, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये चारों केसेस फॉलो करता है, चारों कंडीशंस फॉलो करता है। एंड इसका नाम है पायरोल। तुम्हें नाम याद रखने होंगे, इसका नाम है पायरोल, नोट करें इसे। समझ आया ये रूल या नहीं? सर एक बार दोबारा बताना। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, मान लो अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, ठीक। और वहीं पे एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे यहाँ पे एक बार है ऑक्सीजन, एक बार है यहाँ पे सल्फर। पहले इस पे आते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, एक एटम तक आगे चला गया फिर उसको दूसरा पाई बॉन्ड मिल गया, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज करके हम एक एटम तक आगे चले गए। लेकिन यहाँ पे पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी नहीं है, ना ही इस एटम पे कोई लोन पेयर है। ये कार्बन है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, हमें पता है। तो ये फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है साक्षी? यस ठीक। अब क्या है कि अब हम आते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे। हमने सेम केस अप्लाई किया, यहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू की, एक एटम तक आगे चले गए। फिर क्या किया हमने, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मिला, जिसको यूज करके हम एक एटम तक आगे चले गए। अगेन आगे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो अभी भी एक एटम तक आगे और जाना था। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन के पास होते हैं 2-2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2-2 लोन पेयर। तुम अगर कहीं पे भी अटक जाओ, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे नहीं भेज पा रहे हो, और वहां पे लोन पेयर पड़े हों, प्रोवाइडेड लोन पेयर पड़े हों, तो तुम एक लोन पेयर यूज करके, सिर्फ एक ही लोन पेयर यूज करना है, एक लोन पेयर यूज करके उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक एटम तक आगे ट्रांसफर कर सकते हो, एक लोन पेयर यूज करके। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? यस ठीक। अब इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए इस पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमें इन्हें भी काउंट करना होगा। क्लियर या नहीं? साक्षी यस सर ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल यूज? 6। दिस इज 4n + 2। तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 1। तो ये कंपाउंड कैसा बन गया? एरोमेटिक। सेम इज दिस, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से एक लोन पेयर हम यूज कर लेंगे, और ये कंपाउंड भी कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक। तुम्हें यहाँ पे इसके नाम याद रखने हैं। ये है थायोफीन, एंड ये है फ्यूरान या फ्यूरेन। मैं इसको फ्यूरेन बोलता हूँ, ऐसा फ्यूरान भी बोल सकते हो। कोई डाउट किसी को भी? क्लियर या नहीं? आस्था, आन्या, साक्षी, क्लियर? मान्या? यस सर। यस सर यस सर नोट करो फिर। ये पहला केस है कि हम फंस गए थे, एंड फिर हमारी हेल्प की किसने? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे लोन पेयर पड़ा था, हमने उसको यूज करके आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज दिया। करो। बेसिकली
कॉन्जुगेशन को प्रमोट कर दिया, तो इसलिए बोल रहे प्रमोशन ऑफ कॉन्जुगेशन। बिल्कुल प्रमोट कर दिया, एक एटम आगे। और पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में दिया जा सकता है, ये वाला जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये थर्ड रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर या नहीं, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नोट करो ये सारे कंपाउंड्स फटाफट, फिर आगे करें। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, बाय यूजिंग वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, अगर कभी भी हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो तब भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। We can transfer the electron density to the next atom by using one vacant orbital. Using one vacant ऑर्बिटल, अगर अपने पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी पड़ा हो तब भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर अपने पास कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, मान लो यहाँ पे कार्बन है विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं उस कार्बन ने, ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं बनाए हुए, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक नीचे की तरफ, एक इधर और एक इधर, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके। अगर हम फिर से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात ही कर लेते हैं, यहां से शुरू की, एक एटम आगे तक चली गई, फिर हमने क्या किया, यहां से शुरू किया, एक एटम तक आगे चली गई फिर से, लेकिन यहाँ पे जाके फिर से वही दिक्कत आई कि आगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, ना ही कोई ऐसा एटम था जिसके पास कोई लोन पेयर पड़ा हो, लेकिन यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेकेंट ऑर्बिटल को यूज करके इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक एटम तक आगे भेज सकते हैं। अब मुझे कैसे पता कि कार्बन के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल भी है, या तो इसको याद करो, 2 तरीके हैं देखो, कि या तो इसको याद कर लो, 3 केस हैं तुम्हारे सिलेबस में, कि कार्बन फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स and having positive charge, have vacant orbital। या तो डायरेक्टली याद रखो कि कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाता है और पॉजिटिव चार्ज होता है तब वेकेंट ऑर्बिटल होता है। दूसरा तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, बोरॉन फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज के बिना, विदाउट एनी चार्ज, have vacant orbital। बोरॉन में कोई भी चार्ज ना हो, लेकिन अगर वो 3 बॉन्ड बनाए हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तब भी उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स with positive charge, do not have vacant orbital। कई बच्चे समझ लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होगा ही होगा, ऐसा नहीं है।
नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जिसने अगर 4 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, डोंट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। अब या तो ये रट्टा लगा लो सीधा सीधा कि ये 3 पॉइंट्स, कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल होगा। बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना के विदाउट एनी चार्ज, उसके ऊपर भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा। नाइट्रोजन के ऊपर नहीं होगा, अगर उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तब भी उसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। ये सब हमारा केमिकल बॉन्डिंग से ही प्रूव हो जाएगा। बेसिकली अगर हम कार्बन वाला केस देखना चाहते हैं, कार्बन के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वैसे 6 होते हैं, अब 5 बचेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट करने पड़ेंगे। 3 बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। 3 बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1s2 2s1 इसको एक्साइट कर देते हैं, बेसिकली 2p2 हो जाएगा। तो देखो आप, कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाए उसने, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो तुम इस तरीके से निकाल के भी देख सकते हो, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है। बोरॉन क्या मैंने बताया, बोरॉन के अंदर अगर हम लिख के देखते हैं, बोरॉन के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं विदाउट एनी चार्ज। एंड बोरॉन के कितने बॉन्ड मैंने बताए? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाने के लिए फिर से अगर हम बोरॉन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p1। लेकिन क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो मुझे इसकी भी क्या लिखनी होगी? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग में चला जाएगा अगर तुम ऑर्बिटल ढूंढने की कोशिश करते हो। फिर अब इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है। समझ आया या नहीं? कोई डाउट? यस समझ आ गया। तो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल को यूज करके हम आगे चले गए थे। थोड़ा वापस आते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चली गई, फिर पाई बॉन्ड को यूज करके एक एटम तक आगे चली गई। फिर यहाँ पे क्या था कि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं था, कोई भी लोन पेयर नहीं था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। उस वेकेंट ऑर्बिटल को यूज करके आगे चला गया। तो कॉन्जुगेटेड भी है ये पूरा, मतलब कॉन्जुगेटेड थर्ड कंडीशन अपनी फुलफिल्ड है। अब हक्कल रूल चेक करते हैं। साक्षी तुमसे शुरू करते हैं। हक्कल रूल के अंदर हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्प्रेड आउट करने में हेल्प कर रहे हो। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं? कुछ आइडिया? 5। ओके, 5 कैसे? क्योंकि कार्बन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है। वो तो इस कार्बन के ऊपर है 5 टोटल इलेक्ट्रॉन, अगेन नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स। मान्य मान्य है ऑनलाइन? नहीं। आस्था? सर वैसे पॉजिटिव चार्ज में वेकेंट ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होगा। तो मेरे हिसाब से तो 4 है। 4 है इसके अंदर, आंसर विल बी 4। क्योंकि देखो हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले यूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यूज किए हैं पाई बॉन्ड वाले,
यहाँ तो वेकेंट ऑर्बिटल यूज किया है, यहाँ तो हमने क्या यूज किया है, वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल यूज किया है, कोई इलेक्ट्रॉन तो यूज ही नहीं किए। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज किए हमने, 4। दिस इज 4n+2, यहां से n की वैल्यू आई हाफ, हक्कल रूल डिसऑबे हो गया। अगर कोई भी कंपाउंड पहले 3 कंडीशंस ऑबे कर जाए लेकिन हक्कल रूल डिसऑबे कर जाए तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आया समझ या नहीं, कोई भी डाउट? नो सर। सर अगर हम कार्बन का केस लेते तो कार्बन का केस, मतलब हाइड्रोजन की जगह कार्बन, हाइड्रोजन की जगह कार्बन कैसे, सॉरी बोरॉन, बोरॉन बोरॉन, बोरॉन देख लेते हैं। चलो देखो, मान लो कार्बन की जगह बोरॉन है, अगेन बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, न्यूट्रल है, एंड इसी के साथ फिर हम एक और केस स्टडी करेंगे नाइट्रोजन का, वो भी अभी देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है एंड नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम इस पे आते हैं बोरॉन वाले पे। अगेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें चेक करनी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड की हमने यूज की, एक एटम तक आगे चली गई। फिर क्या हुआ, हमने दूसरा पाई बॉन्ड उठाया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज की, एक एटम तक आगे चली गई। अब मुझे पता होना चाहिए कि बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाता है तब भी उसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है। जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है तब भी उसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है। ये चीज क्लियर है साक्षी, आस्था, अन्य? तो उस वेकेंट ऑर्बिटल को हमने यूटिलाइज किया एंड एक एटम तक आगे चले गए। पूरी रिंग पे कॉन्जुगेशन तो आ गई है, मतलब फर्स्ट 3 रूल्स तो ओबे हो गए हैं। हक्कल रूल फिर से चेक कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। यहाँ तो वेकेंट ऑर्बिटल यूज किया है, आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन तो यूज नहीं किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यूज कितने किए, 4। दिस इज 4n+2, अगेन n इज हाफ, तो ये फिर से क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर या नहीं? यस सर। सर सेकंड केस में तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम आगे चली गई, फिर हमें दूसरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, ये भी एक एटम आगे चली गई, लेकिन अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 4 बॉन्ड्स, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो कॉन्जुगेशन पूरी नहीं है, मतलब थर्ड रूल को ये डिसऑबे करेगा। कॉन्जुगेशन किसी भी तरीके से हम पूरी नहीं कर सकते, लोन पेयर नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पाई बॉन्ड्स नहीं है, तो कोई भी कंडीशन लगा लें हम, किसी भी तरीके से हम इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है तो ये थर्ड रूल को अबे नहीं कर रहा है, फर्स्ट 2 को कर रहा है, थर्ड को अबे नहीं कर रहा है, तो ये है नॉन एरोमेटिक। एंड अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने लिखा था कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर या नहीं? यस सर। नोट करें इसे, इससे पिछले वाला भी नोट करना था, अभी हमने ये नोट करो पहले। ठीक, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन्हें ट्राई करें एंड लास्ट कुछ क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका तो नाम भी याद रखना है, बेंजाइन। जैसे बेंजीन होती है, ये है बेंजाइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तुम्हें बताना है कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तीनों में से क्लासिफिकेशंस करनी है बेसिकली, और कुछ नहीं। इसका नाम भी तुम्हें याद रखना है, पिरिडीन या पाइरिडीन। लास्ट कंपाउंड इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। करें ट्राई, पहले ये 4 कर लो, फिर 5 मिनट पे चलते हैं। फटाफट ट्राई करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आया? एंटी एरोमेटिक। तुम्हारे हिसाब से? सर मेरा नॉन एरोमेटिक आया है। नॉन एरोमेटिक। अन्य? तुम्हारा एरोमेटिक अन्य? नहीं। तुम्हारा क्या था आंसर साक्षी? एंटी एरोमेटिक। दोनों का गलत है, आंसर इज एरोमेटिक। चलो देखो, कहाँ से शुरू करें अब? चलो यहीं से शुरू करते हैं। यह पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में एक एटम आगे ले गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज हो तो उसका मतलब होता है लोन पेयर। नॉट लेकिन सर बोलो बोलो बोलो। इसका नेगेटिव अब का तुम्हें ये मतलब डाउट नहीं हो होता गया कि उसके पास एक मतलब इलेक्ट्रॉन गेन गेन कर रहा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन, है ना? तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके, वेकेंट तो कोई भी नहीं है। ये एक ही बॉन्ड बनाया उसने, ये ध्यान रखें। साक्षी तुम्हारे हिसाब से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, क्या उसके ऊपर एक लोन पेयर होना चाहिए? यस और नो? होना चाहिए, सर बिल्कुल होना चाहिए। देखो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 6। अभी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो -1 के कारण, 7 हो गए। 7 हो गए तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5। हमें तो सिर्फ बैलेंस चेक करनी है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। उन 5 में से 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो एक लोन पेयर बचा तो सही। सर लेकिन हम तो नई वाली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख तुम रहे नई वाली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लो। लोन पेयर वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इसी तरीके से कैलकुलेट करना सिखाया था, कभी भी नई वाली कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज नहीं की लोन पेयर कैलकुलेशन में। किसी भी तरीके से देख लो। देखो कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 1s2, 2s2 एंड 2p3।
यस अब सर। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, हमें तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है ना, तो सिर्फ ये वाली। ठीक, 2s2 में लोन पेयर पड़ा तो है, क्लियरली दिख रहा है। 2p3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, ओके सर। 2p3 सर में लेकिन इसमें वेकेंट ऑर्बिटल दिखता है ना। दोनों केसेस लग सकते हैं ना, मैंने लोन पेयर वाला यूज कर लिया। जब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पता है कि नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज में तो पॉसिबल ही नहीं है वेकेंट ऑर्बिटल, लेकिन लोन पेयर तो पॉसिबल है ना। ओके सर। तो इन लोन पेयर्स को यूज करके, इन लोन पेयर को हमने यूज कर लिया है। इन लोन पेयर को यूज करके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक, फिर इसको पाई बॉन्ड का सहारा मिला। अब इसको क्या मिला, पाई बॉन्ड का सहारा मिला। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम तक आगे चला गया। अब इसके बाद आस्था ये म्यूट कर दो मैं। उसके बाद हमें पॉजिटिव चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज से वेकेंट ऑर्बिटल आया और एक एटम और आगे चला गया। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, 2 यहां, 2 ये ऊपर वाले भी काउंट होंगे और 2 इस पाई बॉन्ड में भी होंगे। यहां तो वेकेंट ऑर्बिटल यूज हुआ, कोई लोन पेयर नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 6। दिस इज 4n+2, n इज 1। अगर n 1 है तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। कहां गलतियां हुई साक्षी? वो लोन पे वाला काम नहीं किया था। करना है। चलो सेकंड वाला बताओ, क्या आया इसका आंसर? सर ये कॉन्जुगेट तो है, मतलब एरोमेटिक और Non-aromatic। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कैसे? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो रूल 4 नहीं फॉलो करना। अच्छा, तो फिर एंटी एरोमेटिक होगा ना। यस सर। सर मेरा एरोमेटिक आया। चलो देखो, पाई बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम तक आगे चला गया। अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन हमने बस एक को यूज करना है, जितना चाहिए उतना ही उठाना है और आगे चले जाना है। चाहे यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए, तो हमें जितना चाहिए हम सिर्फ उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेके आएंगे। ये पॉइंट क्लियर साक्षी या नहीं? जैसे ऑक्सीजन और सल्फर के टाइम पे 2 लोन पेयर्स थे, लेकिन हमें जितना चाहिए था हमने सिर्फ एक ही लोन पेयर उठाया, हमने कभी भी दूसरा लोन पेयर नहीं उठाया है यहाँ पे। क्लियर? कोई डाउट? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब हमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हमने सिर्फ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ से भी हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि अपना तो 2 इलेक्ट्रॉन से काम बन गया। एंड यहाँ पे भी हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो यहाँ पे भी 6 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए। दिस इज 4n+2, n1 आएगा, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं इस पे, थर्ड का आंसर। क्या होगा थर्ड का आंसर? जब तक मैं कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वैलेंसी विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन। आस्था? नॉन नॉन है। सर बोला आस्था। कॉन्जुगेट तो है ये। है, ओके। कैसे है ये भी एक्सप्लेन नाइट्रोजन करोगी? भी अभी तक 3 बॉन्ड तो नहीं बनाए। अरे वो एक हाइड्रोजन है, वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड यूजिंग हाइड्रोजन, ये तो हमने किया ही है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना एक तरह से। बॉन्ड लाइन यस। स्ट्रक्चर में मैंने यही बताया है कि जब तक कुछ भी एटम्स मेंशन ना हो, तो वैलेंसी ऑफ एवरी एटम इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। मैंने कहीं पे भी हाइड्रोजन शो नहीं किए हैं किसी भी पॉइंट पे।
एक लोन पेयर तो है उसके पास हाँ अभी लोन भी, पेयर जरूर है, नाइट्रोजन हैविंग 3 बॉन्ड्स। वहां से उसकी कॉन्जुगेशन पूरी हो गई, और ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड से भी वो दूसरी वाली साक्षी तुम्हारा आंसर कॉन्जुगेशन। अभी भी फाइनल है? फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन फैमिली। सर इसका एसिड कॉन्जुगेशन होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे हिसाब से नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? सर नॉन एरोमेटिक। आंसर इज नॉन एरोमेटिक। ये लोन पेयर यूज करके हम आगे तक चले गए। फिर क्या हुआ, फिर हमें ये वाला लोन पेयर मिल गया, इसको यूज करके हम आगे तक चले गए, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसके आगे कैसे जाएं? ना कोई लोन पेयर, ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल, हेंस नॉन एरोमेटिक। पूरी रिंग पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। हमने कहा था हमें या तो क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, अच्छा हाँ, किसी एक डायरेक्शन में। तुमने क्या किया है आज तक, तुमने इस लोन पेयर को इधर को भी मूव करा दिया है, इधर को भी मूव करा दिया है। किसी एक डायरेक्शन को पकड़ो, चाहे क्लॉकवाइज मूव करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, डबल टाइम करोगे तो आंसर गलत आएगा। फोर्थ, इसका आंसर क्या आया? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सर एरोमेटिक आया मेरा तो। एरोमेटिक। साक्षी? एक एंटी मिनट, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। साक्षी दोबारा चेक करोगी? तुमने जो फर्स्ट में गलती की है, सेकंड में मेरे ख्याल वो गलती की है। चलो देखो, पाई बॉन्ड था, एक एटम तक आगे चला गया, फिर हमें दूसरा पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली है एंड वो एक एटम तक आगे जा रही है। फिर हमें तीसरा पाई बॉन्ड मिला जो एक एटम तक आगे जा रहा है। क्या हमने ये लोन पेयर यूज किया? क्या हमने ये लोन पेयर यूज किया? नहीं, नहीं सर नहीं किया। नॉट यूज्ड इन कॉन्जुगेशन, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रमोट करने के लिए चीजें यूज की हैं, सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, अपना तो पाई बॉन्ड से काम बन गया था, हमें लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ी। तो 6 is 4n+2, n की वैल्यू आएगी 1। टेंशन मतलब मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं ताकि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कोई भी। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर या नहीं? यस सर क्लियर। साक्षी क्लियर? तो फिर मैंने यही सोच के एरोमेटिक किया था, बट फिर लास्ट क्वेश्चन में सर मैंने अगर दो इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करे और नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज किया। तब भी बात एक है, जैसे मर्जी कर लो। अगर फिर इसको हटा दो किसी एक को, लेकिन अगर इसको हटाते हो, बाई चांस इसको हटाते हो, पाई बॉन्ड यूज नहीं करते, फिर आगे तक कैसे आओगे, लोन पेयर तक कैसे आओगे? मुझे ये नहीं समझ आया। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैंने गलत किया है, ये ठीक है, तो आपने अब करा है। ठीक है। फिफ्थ, इसका आंसर बताएं। इसका नाम भी याद रखना है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। सर ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है। साक्षी? रूल को ओनली फॉलो करता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। एंड ये एक एक्सेप्शन है, तुम लोगों ने एकदम सही पता किया कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखें।
दिखने में ये प्लेनर है, असली में ये नॉन प्लेनर है। असली इसकी शेप तुम्हें याद ही रखनी होगी, इट इज अ टब शेप्ड मॉलिक्यूल। ये मेंस में आ चुका है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। पुराना क्वेश्चन है, नीट में मेरे ख्याल दोनों में आ चुका है, मेंस एंड नीट। पहले सबसे पहले मेंस में आया था ऐसा क्वेश्चन, फिर ये नीट में रिपीट हुआ है। तो इट इज अ टब शेप्ड मॉलिक्यूल। ये 3D है, प्लेनर है ही नहीं। साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है। इट इज अ टब शेप मॉलिक्यूल। टब शेप्ड मॉलिक्यूल है तो मतलब नॉन प्लेनर, एक प्लेन में नहीं है सारे एटम्स। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। नोट करें इसे। सर 5 में से 2 सही है मेरे। कोई टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी ऐसे थे। कोई डाउट्स हैं साक्षी, अन्य, आस्था? नो सर।